So well students, how are you? Today we are going to discuss very important chapter यूज ऑफ नल्फानाइट। तो स्टूडेंट्स आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा नल्फानाइट वर्ब का है। और देखिए जो वर्ब का फंक्शन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आपने जब 12 टेंस पढ़े थे तो उसमें आपने फाइनाइट वर्ब पढ़ी थी। एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया होती है जो 12 टेंस में आप पढ़ते हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो। यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है नॉन फाइनाइट वर्ब कहिए या इनफाइनाइट वर्ब कहिए, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्रिया का रूप होती है। कहने का तात्पर्य ये है तो ये भी वर्ब, जैसे फाइनाइट वर्ब एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है जरा इसे थोड़ा समझ लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब से आपका मीन्स है कि जब जो क्रिया है मुख्य वो अपना स्थान छोड़कर अन्य किसी दूसरे स्थान पर सेंटेंस में पहुंच जाए। मतलब यदि आपने क्रिया को, मुख्य क्रिया को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया या आपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, कंप्लीमेंट के स्थान पर रख दिया, एडजेक्टिव के स्थान पर रख दिया, मतलब क्रिया को आप एडजेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो फिर वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट कहलाती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो फाइनाइट वर्ब का अपना एक निश्चित स्थान है, सब्जेक्ट के बाद आती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट की फॉर्म में आ सकती है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव, कोई भी रूप अपना फॉर्म बदल सकती है। तो अब यहाँ पर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो ये 3 प्रकार की है। तो ये बात स्पष्ट हो गई, ये मुख्य क्रिया नहीं होती, क्रिया का रूप होती है। ठीक है, क्रिया का रूप है, मतलब है तो वर्ब ही। रूप से मतलब है कि जैसे कलाकार अपने डिफरेंट रोल करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्टर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में वो एक फार्मर बनता है, किसी में डॉक्टर बनता है, किसी में इंजीनियर बनता है, किसी में रॉवर बनता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल प्ले करता है वो, लेकिन है वो एक ही व्यक्ति। कौन? अमिताभ बच्चन। लेकिन रोल कितने कर रहा है? कभी इंजीनियर का, कभी डॉक्टर का, कभी जोकर का। ऐसे ही ये एक वर्ब ही है, वर्ब है, क्रिया है, लेकिन ये अपने क्या कर रही है? रूप बदल रही है, कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी कंप्लीमेंट के रूप में। अब जरा ध्यान से समझ लो इसे कैसे रूप बदलेगी। तो पार्टिसिपल की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है काइंड से, इसके 3 है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है और जीरंड है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब होगी। दूसरा भाग है इन्फिनेटिव, इसके भी 8 नियम हैं। तीसरा भाग है जीरंड, इसके भी 5 नियम हैं, मतलब 5 फॉर्म में अलग अलग जीरंड वर्ब आएगी। तो अब बात आती है कि इनको जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, पार्टिसिपल हैं, इन्फिनेटिव हैं, जीरंड हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या रोल है, हमें क्या पूछेगा एग्जाम में। तो इसके कई जगह आपको रूल मिलेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, एक तो सबसे पहला इनका जो यूज है ग्रामर में, वो सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने का है। मतलब विद द हेल्प ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव एंड जीरंड, these 3 kinds of non-finite verb are used simple to simple sentences। मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो एक तो वहाँ पर हो गया आपका सिंथेसिस का चैप्टर, जो सिंपल टू सिंपल होंगे वो कंस्ट्रक्ट इन्हीं से होंगे। अब दूसरी बात आ जाइए, और कहाँ है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ पर? करेक्शन में है। जैसे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एयरफोर्स का है, नेवी का है, एनडीए का है, उनमें जो एरर देता है वो एक सेंटेंस लिखता है, उसके 4 भाग कर देगा वो, ए बी सी डी, और उसमें किसी न किसी भाग में आपको एरर देगा। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है,
तो वहाँ पर मोस्टली सेंटेंस आपको पार्टिसिपल के मिलेंगे, जीरंट के मिलेंगे, इन्फिनिटिव के मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स के मिलेंगे, कंपाउंड के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्यों देता है? क्योंकि वही सेंटेंस बड़े होते हैं। मतलब पार्टिसिपल का सेंटेंस बहुत बड़ा होता है, जैसे हम पढ़ेंगे, उसमें कई क्रिया होंगी, फाइनाइट वर्ब होंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, हो सकता है वो क्योंकि 2 वाक्यों से मिलकर बना है या 3 वाक्य से मिलकर बना है, इसलिए वहाँ पर वो आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस ही मोस्टली रखेगा करेक्शन के लिए, वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एरर का कितना महत्व है उसमें, तो तभी आप उसको पिक आउट कर पाओगे। तो पार्टिसिपल वर्ब का भी करेक्शन हो सकता है, इन्फिनिटिव का भी, जीरंट का भी हो सकता है। दूसरा ये हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, और कहाँ रोल करता है ये नॉन फाइनाइट। एक रोल इस नॉन फाइनाइट का आपकी स्टोरीज में है। मतलब बड़े बड़े वाक्य जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी होती हैं, या आप कोई स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस आर यूज विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जीरंट। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंट के सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं। और बहुत सारी जगह आप देखोगे इन वर्ब के फंक्शन को, जैसे रीअरेंज में आएगा, सीबीएसई बोर्ड में आता है रीअरेंज कराने के लिए सेंटेंस को, तो भी वहाँ पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव के सेंटेंस होते हैं। कभी कभी वो पार्टिसिपल का या इन्फिनिटिव का सेंटेंस दे देता है, तो स्टूडेंट्स को चक्कर आता है, वो देखता है कि इसमें कहीं कोई प्रोनाउन नहीं आया, नाउन नहीं आया, व्यक्ति का नाम नहीं आया, सब्जेक्ट कहाँ गया इसमें से। पता चला कि वहाँ जीरंट वर्ब ही सब्जेक्ट बन रही है, पार्टिसिपल वर्ब ही सब्जेक्ट बन रही है। तो आप अब समझ गए होंगे कि इसका कितना महत्व है नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो आइए थोड़ी सी बात इसकी और करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पहचान हो गई। यदि हिंदी में सेंटेंस की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो सेंटेंस होगा उसमें जो मुख्य क्रिया होगी उसको छोड़कर अन्य क्रिया के रूप में ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर करके शब्द आते हैं। अब जैसे ये लिखे हैं यहाँ पर, ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर करके शब्द आते हैं। वाक्य मुख्य क्रिया को छोड़कर जिस क्रिया में ये शब्द लगे हैं वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, रात्रि को भयंकर शोर सुनकर मैं जाग गया। रात्रि को भयंकर शोर सुनकर मैं जाग गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस सेंटेंस को, जरा आपकी समझ में ये आ जाएगा। रात्रि को भयंकर शोर सुनकर मैं जाग गया। अब देखिए ये जाग गया तो आपकी फाइनाइट वर्ब है, मुख्य क्रिया हो गई। अब इसे छोड़कर सुनकर, सुनना भी वर्ब है लेकिन कर कर के शब्द लगे हैं, ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होगी। और इसकी अंग्रेजी क्या लाओगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जहाँ भी इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। याद रखो प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। और हिंदी में यदि ट्रांसलेट करोगे सेंटेंस को तो जो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल की होगी उसमें कर करके या ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द 100% ऑटोमेटिकली लगकर आएगा। और जैसे एक सेंटेंस और लेके, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय को जाते हुए, विद्यालय को जाते हुए मैंने एक भिखारी को देखा। विद्यालय को जाते हुए मैंने एक भिखारी को देखा। अब देखिए देखा तो आपकी फाइनाइट वर्ब है, जाते हुए ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है और इसकी अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनेगी। अब बात समझ में आ गई होगी। 2 एग्जाम्पल से मैं डिटेल में बताऊंगा। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को पूरा पढ़ेंगे बहुत सारे नियम आएंगे सिंपल टू सिंपल में। हम पहले इनको एक बेस इसका तैयार करते हैं, इनकी पहचान और प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है ये चीज़ समझ लीजिए। अब मान लीजिए पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल की जो पहचान है हिंदी में बात करें तो ये देख लीजिए आप, हुआ, हुई, हुए। तो यहाँ पर वाक्य की मुख्य क्रिया को छोड़कर आप लिख भी सकते हैं कि वाक्य की मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य क्रिया के रूप में हुआ, हुई, हुए शब्द लगे हैं तो वह आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ये भी याद रखिए कि जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, पार्टिसिपल वर्ब, ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब आप समझ रहे होंगे एडजेक्टिव का क्या कार्य है। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है,
यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन, मतलब कि जैसे कोई भी सेंटेंस में यदि मान लीजिए नाउन प्रोनाउन है, उसको क्वालिफाई करेगी कौन? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल लें हम, जरा उससे समझ में आ जाएगा कि तुमने एक मरे हुए कुत्ते को लात मार दी। अब पहली बात तो ये है कि लात मार दी, ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई किक, ठीक है। अब मरे हुए, हुआ हुए आए, थके हुए, टूटी हुई, हल्की हुई, तो वाक्य की मुख्य क्रिया को छोड़ दिया, लात मार दी। मरे हुए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गई। अब एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, देखिए क्वालिफाई कर रही है किसको? डॉग को। और ले जैसे मान लीजिए तुमने एक फटा हुआ कोट 500 रुपये में खरीदा मुख्य क्रिया हो गई, फटा हुआ, हुआ हुए आए, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गई, और किसको क्वालिफाई कर रही है? फटा हुआ कोट को। तुमने हल्की हुई समस्या अध्यापक के सामने प्रस्तुत की, फाइनाइट वर्ब हो गई। हल की हुई पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गई, किसका कार्य कर रही है? एडजेक्टिव कार्य। समझ में आया? ये भी पूछा जा सकता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करती है। और जिसमें हुए शब्द लगे हैं, उस वर्ब की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर जैसे मरे हुए हैं तो डेड आएगी। ये लिखा हुआ है कि जिस क्रिया में भी हुए शब्द आएगा उसकी थर्ड फॉर्म लाओगे। जैसे हल की हुई सॉल्व्ड, थके हुए टायर्ड, टूटी हुई ब्रोकन। तो अक्सर इस तरह के आपको क्वालिफाई करने वाले वर्ड सेंटेंस में मिलेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसकी जो हिंदी में पहचान है वो ने के बाद शब्द आएंगे या कर के भी शब्द आएंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ रहे थे, लेकिन यह कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिसमें भी ये शब्द लगे होंगे ने के बाद या कर के, उसकी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से अंग्रेजी आएगी। जैसे पत्र लिखने के बाद मैं डाकघर को गया तो मुख्य क्रिया हो गई, फाइनाइट वर्ब है। लिखने के बाद आया है, ने के बाद शब्द लगा है, तो लिखने के बाद ये आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गई और इसकी अंग्रेजी क्या आएगी? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी कि हैविंग रिटन ए लेटर कोमा आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। खाना खाने के बाद हम टहल ले गए मुख्य क्रिया हो गई। खाना खाने के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गई। तो खाने के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैविंग ईटन द फूड, वी वेंट टू वॉक। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगी, ये थर्ड फॉर्म से ही बनेगा, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनेगा। तो ये हमने अपने तीनों पार्टिसिपल के पहचान, इनकी वर्ब किस रूप में आएगी ये पढ़ा। तो इसमें वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं और आप पूरा वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल, इसका पूरा उद्धरण, इसको हम इतनी बढ़िया ढंग से इसको कल्टीवेट करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव जीरंड को, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका प्रयोग, ये सीखने पड़ेंगे। 12 टेंस सब आपने सीखे ही हैं, लेकिन इनके बगैर इंग्लिश को ठीक तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता। इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, स्पीकिंग के लिए भी और रिटन वर्क के लिए भी, डिस्कशन के लिए भी, तो और रीडिंग के लिए भी, समझने के लिए भी किसी भी चैप्टर को। तो थैंक्स ए लॉट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।